हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी एस्टेट स्पेशल सीरीज चल रही है और आज की सीरीज है बी 12th साइकोलॉजी सीबीएसई से चैप्टर 4 की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, ना केवल ये एस्टेट में आएंगे बल्कि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन साइकोलॉजी नेट में भी आने की संभावना है। एस्टेट मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये साइकोलॉजी सीबीएसई का सिलेबस है और जो कि पूरा यानी कि 100% आप कह सकते हैं एस्टेट में इसी से क्वेश्चन आते हैं। पूरा सिलेबस ही यहाँ पर कवर है इसमें, लेकिन नेट में भी काफ़ी सिलेबस और काफ़ी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो ये नेट में भी आपके काफ़ी हेल्पफुल है साइकोलॉजी नेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल सीरीज बी चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने केवल मेन पॉइंट्स, मेन लाइनें ही यहाँ पर लिख रखी हैं और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी। बाकी जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ एज इट इज़ आपको लाइन पढ़नी है, एज इट इज़ मेन पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट, मेन लाइन यहाँ पर मेंशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है इसमें स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, लांछन और यू कैन से अनफेयर फीलिंग। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या है स्टिग्मा? समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ एंड हेजिटेंट इन कंसल्टिंग डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट। ऐसी चीज़ को बताने में हमें शर्म महसूस हो, वी फील अशेम्ड, तो उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारी आप कह लीजिए, डिसऑर्डर आप कह लीजिए, जिसे हम डॉक्टर को या कंसल्टेंट को या साइकोलॉजिस्ट को बताने में हेजिटेंट फील करते हैं, यानी कि अपने आप में झिझक महसूस करते हैं, सोचते हैं कि ये गलत है, मुझे किसी को भी ये नहीं बताना चाहिए, ये मुझे किसी के साथ भी ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टिग्मा। रिनेसेंस पीरियड, जॉन वेयर, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशन कॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखिए, ये जो लाइनें मैंने मेंशन कर रखी, रिनेसेंस पीरियड, 17th-18th सेंचुरी, ये जस्ट एक जिस्ट है और इनके बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा सा डीप में लिख रखा है, वहीं पर हम एक्सप्लेन करेंगे। 17th and 18th सेंचुरी एज एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। देखिए कैसे कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो कैसे कैसे एक के बाद एक आता रहा, उसका क्या कंसेप्ट रहा, उसको हम कैसे समझते रहे। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसको लोगों ने इतना हाईलाइट नहीं किया, उसको अपने तक ही सीमित रखा, अपने आप तक ही छुपा के रखा, तो उस वर्ड को हमने बोला स्टिग्मा। अब धीरे धीरे जॉन वेयर हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट या ये टर्म कह लीजिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको उजागर किया। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से क्या प्रॉब्लम आती है, वो क्या होता है, उन्होंने बताया और इस पीरियड को हमने कहा रिनेसेंस पीरियड। उसके बाद 17th and 18th सेंचुरी में हम इसको कहने लगे एज ऑफ रीजन, मतलब कारण किसी चीज़ का, और एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन, ज्ञानोदय, स्पष्टतः समझने समझाने का समय, इसको हम कहने लगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम आगे कैसे जानने लगे, वो है रिफॉर्म मूवमेंट, न्यू इंक्लिनेशन ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि कम्युनिटी केयर फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल। देखिए अब समय बदल चुका था, लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझने लग गए थे और अब वो ना केवल अपने आप तक बल्कि सोसाइटी को बताने लगे, अपने आस पड़ोस को बताने लगे, अपने यूँ कह लीजिए कि भाई बंधुओं को बताने लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। और इसी के संदर्भ में कम्युनिटी केयर का जो कंसेप्ट है वो आया, यानी कि लोग इस चीज़ को समझने लगे थे
मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर भी कोई चीज है और हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, जिसको बोला गया रिफॉर्म मूवमेंट। रिनेसेंस पीरियड का मतलब है पुनर्जागरण, रिवाइवल, रिन्यूअल। देन abnormal behavior understood as supernatural and magical forces like evil spirits, भूत प्रेत और डेविल यानी कि शैतान। फिर जो abnormal behavior को क्या समझा जाने लगा, उसको हम समझने लगे कि कुछ ना कुछ जादुई ताकतें हैं इनके पीछे, कुछ सुपर नेचुरल पावर है, कुछ एविल स्पिरिट्स हैं यानी कि जिसको हम आत्मा, भूत प्रेत बोलते हैं, उनका कुछ ना कुछ साया है इंडिविजुअल के ऊपर और तभी वो ऐसा अबनॉर्मल व्यवहार करता है। कोई बोलने लग गया कि ये डेविल का काम है, शैतान का काम है, या उसकी आत्मा को किसी ने पकड़ रखा है, उसकी आत्मा को कोई गाइड कर रहा है, ऐसा समझा जाने लगा। देन द वर्ड कम्स एक्सोर्सिज्म, removing the evil that resides in individual by counter magic and prayer। यानी कि जो हम एविल, बुरी आत्माएं, शैतान, भूत प्रेत जो हम समझते थे कि एक इंडिविजुअल में वो रहने लगे हैं और जिसकी वजह से इंडिविजुअल ऐसा अबनॉर्मल व्यवहार करता है, तो उसको हम प्रेयर से, जादू से कोई ठीक कर सकता है, ऐसा समझने लगे। शमन और मेडिसिन मैन, जिसको ओझा भी कहते हैं, is believed to contact with supernatural forces by medium of spirits communication। और दो तीन वर्ड हैं जैसे ओझा, मेडिसिन मैन और शमन, हम समझने लगे, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन आया और समाज में लोग समझने लगे कि वो इसको ठीक कर सकता है। कैसे? जो ओझा है, जो मेडिसिन मैन है, वो सुपर नेचुरल फोर्सेस के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, उसके पास कुछ ऐसा यंत्र है, ऐसा मंत्र है जिससे वो उससे तालमेल करता है, कम्युनिकेट करता है और भूत प्रेतों को या डेविल को, बुरी आत्मा को उस इंडिविजुअल से निकाल देता है। यानी कि कहने का मतलब है वही है जो उस इंडिविजुअल को ठीक कर सकता है। Another approach, that is biological or organic belief that a person behaves strangely due to body and brain not working properly। धीरे धीरे समाज में सुधार होता गया, लोग एजुकेटेड होते गए और नेक्स्ट जो अप्रोच है वो आई बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक। इसमें समझा जाने लगा कि जो अब नॉर्मल व्यवहार है या जो इंडिविजुअल ठीक से व्यवहार नहीं करता है या उसमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, तो वो किस कारण है? शरीर में या खास तौर से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, यानी कि उसका जो शरीर है, मन है, जो उसका दिमाग है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच की बात हम करते हैं। प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसीज इन वंस थिंकिंग, फीलिंग एंड परसीविंग वर्ल्ड। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक आधार था, जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, वो उनका मानना था कि ये सब प्रॉब्लम जो होती है इंडिविजुअल में, वो उसकी गलत सोच विचार के कारण होती है, उसकी गलत फीलिंग के कारण होती है और वो इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस दुनिया को कैसे देखता है, उसका क्या नज़रिया है, इस वजह से कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है, उसके व्यवहार में प्रॉब्लम होती है। ऑल द अबव 3 अप्रोचेस वर पार्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो 3 अप्रोच की हमने बातें की हैं, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक एंड साइकोलॉजिकल, ये सब अप्रोच बताई है वेस्टर्न सभ्यता के कारण, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वालों ने। आगे हम बात करते हैं इन एंशियंट वर्ल्ड, ग्रीस फिजिशियंस और फिलोसोफर्स यानी कि हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो क्या कहते हैं, उनका क्या मानना था। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है डेवलप्ड विच व्यू डिस्टर्ब्ड बिहेवियर ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमोशन एंड रीज़न। उनका देखिए क्या मानना था, डिस्टर्ब व्यवहार का जो रीज़न उन्होंने क्या माना कि एक इंडिविजुअल के इमोशंस में क्या कन्फ्लिक्ट, क्या भेदभाव, क्या उतार चढ़ाव, क्या द्वंद्व चल रहे हैं, उसी को इन्होंने इसका कारण माना। गैलन बिलीव्ड ऑन 4 ह्यूमर्स विच प्ले रोल इन वंस कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। उनका कहना था
कि हमारे अंदर 4 तरह के ह्यूमर यानी तरल है, द्रव्य हैं, लिक्विड हैं, जिनको उन्होंने एक इंडिविजुअल के चरित्र को बताने का, उसके टेम्परामेंट को समझने का आधार माना है। द मटेरियल वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, विच कंबाइन टू फॉर्म 4 एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स। और उन्होंने बताया है कि 4 एलिमेंट जैसे हवा, पानी, आग, पृथ्वी यानी कि अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, इन सब को मिला के बॉडी के 4 जो जरूरी फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, वो बनते हैं। और वो है ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैग्मा। और इन्हीं चारों को उन्होंने एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट का आधार बताया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फ्लूइड्स एंड इंडिविजुअल बिहेव। दोस्तों, अगर आपने सुना हो तो हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि शरीर जो है 5 तत्वों से मिल के बना है, और जब एक इंडिविजुअल मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने यानी गैलन जी ने 4 चीज़ों को आधार माना है, पर हमारे हिंदू धर्म में 5 चीज़ों को आधार माना गया है। देयर इम्बैलेंसेस कॉज डिफरेंट डिसऑर्डर्स। और जैसे जैसे उनमें उतार चढ़ाव होते हैं, यानी इन चारों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो उसी के हिसाब से इंडिविजुअल में डिसऑर्डर होते हैं। और आप कह लीजिए कि उनके प्रॉपर बैलेंस ना होने की वजह से ही इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ व्यवहार में प्रॉब्लम आती है। दीज आर सिमिलर टू इंडियन नोशन ऑफ 3 दोष ऑफ वात, पित्त एंड कफ मेंशन्ड इन अथर्ववेद एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट। देखिए, जैसा कि शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है क्योंकि उन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है, ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदोष माने जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ, जो कि हमारे अथर्ववेद में एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी मेंशन है। तो उसी तरह से तो हम क्या मानते हैं कि इन तीनों दोषों के उतार चढ़ाव की वजह से ही मनुष्य व्यवहार करता है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। वात, पित्त एंड कफ तीनों से मिल यानी शरीर में तीनों दोष होते हैं। अगर किसी एक दोष की प्रधानता किसी में ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी में वात दोष ज़्यादा हो जाता है, ज़रूर से ज़्यादा, यानी कि इन तीनों का बैलेंस ना होके वात की प्रधानता ज़्यादा होती है, तो उसमें एसिडिटी ज़्यादा बनती है। ऐसे ही अगर तीनों बैलेंस ना होके पित्त दोष ज़्यादा होता है तो उसमें एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से अगर शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है तो उस इंडिविजुअल को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है। तो इन तीनों का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। मिडिल एजेस डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन वर गिवन इम्पोर्टेंस। इसमें माना गया है विच हंट्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स वर एविल। रिनेसेंस पीरियड दे बिलीव्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप्ड ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और जॉन वेयर बताते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है या फिर आपसी संबंधों की वजह से होता है। 17th and 18th centuries were known as the age of reason and enlightenment, ये हमने पढ़ा था, in which scientific method replaced wit, faith and dogma। एक 17th and 18th century को enlightenment या फिर एज ऑफ रीजन क्यों कहा है? ज्ञानोदय, प्रबोधन, स्पष्टता, समझने समझाने का समय क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जो है साइंटिफिक मेथड ने अपनी जगह बना ली थी। विट यानी कि सूझबूझ के साथ फेथ यानी आस्था, जो हमारी सूझबूझ थी, आस्था थी, हमारी जो हठ धर्मिता यानी डॉगमा जिसको बोलते हैं, बिना पूछे कोई भी चीज़ स्वीकार करने वाला जो समय था, अब उसको साइंटिफिक मेथड ने रिप्लेस कर दिया था। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे,
अब वहाँ पर कहीं ना कहीं विज्ञान का जो रोल था वो आ चुका था और लोगों की समझ में आ गई थी कि जो हमारे व्यवहार का उतार चढ़ाव है उसका कोई ना कोई लॉजिक है, उसका कोई ना कोई प्रॉपर रीज़न है। 18th सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट कैसे था? रिफॉर्म्स ऑफ एसिलम यानी कि शरण जिसको बोलते हैं, स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका। रिफॉर्म मूवमेंट क्यों कहा है? ड्यू टू एसिलम यानी शरण, स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका। वन एस्पेक्ट ऑफ इट de-institutionalization which focused on community race। और कहीं ना कहीं एसिलम की वजह से, शरण की वजह से संस्थागत करण यानी कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लगा था और कम्युनिटी केयर जो है वो सामने उभर कर आया, यानी कि कम्युनिटी सर्विस होने लगी थी। Recent years, convergence approaches are focused, resulted in an interactional or biopsychosocial approach. Now, classification of psychological disorders. सबसे पहले APA यानी American Psychiatric Association published official manual in which psychological disorders are described and classified। सबसे पहले जो APA था यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं और कैसे उनको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इट्स करंट वर्जन इज DSM-4 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4 एडिशन। इवेलुएट्स patient on 5 axes और dimensions than 1 criteria। पहले किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडिविजुअल को क्लासिफाई किया जाता था कि वो कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है, बट नाउ 5 जो बेसिस थे, 5 जो एक्सिस थे, 5 जो डायमेंशंस थे, वो अब सामने आए थे कि इन 5 आधार पर ही इंडिविजुअल को कैटेगराइज किया जाएगा, इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्लासिफाइड किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। इन इंडिया 10th रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, जिसको हम ICD-10 बोलते हैं, इज यूज्ड और वी कैन से नोन एज और कॉल्ड एज ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। जैसे APA यानी अमेरिकन जो है उसको DSM-4 बोला गया है, इसी तरह से ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, इंडिया का जो है वो ICD-10 कहा गया है। मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर मेंशन है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज यानी कि अनयूजुअल फियर हम जिसको कह सकते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, किसी को मकड़ी से डर लगता है। तो अलग अलग तरह के जो डर हैं और जिनका कोई भी लॉजिक नहीं होता है उनको फोबियाज बोलते हैं। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं, थोड़ा सा कुछ भी करते ही वो बार बार हाथ धोते हैं, यानी कि उनमें एक तरह का ऑब्सेशन होता है और वो ऑब्सेशन होता है हैंड वॉशिंग का। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कोई घटना के होने के बाद, पोस्ट वर्ड है यानी किसी चीज़ के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, किसी घटना के बाद उस पर्टिकुलर इवेंट से स्ट्रेस हो जाता है इंडिविजुअल को और उस स्ट्रेस की वजह से बार बार वो होने से उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देन सोमैटिक डिसऑर्डर, देन मूड डिसऑर्डर, बार बार अचानक से किसी के मूड में बदलाव आ जाना, कभी बहुत प्यार से बोलते हैं और अचानक से फिर गुस्से में बोलते हैं, तो मूड जो स्विंग होता है उसको मूड डिसऑर्डर में भी काउंट किया जाता है। देन सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर मतलब जड़ता, मानसिक विकार भी हम इसको कह सकते हैं, मनोविदलता भी इसको कहते हैं, और आपको सीधी सीधी भाषा में बताती हूँ पागलपन भी इसको कह सकते हैं।
बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ लोग खाते रहते हैं और कुछ लोग मोटे होने की वजह से खाना छोड़ देते हैं। तो 2-3 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। देन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एटसेट्रा, यानी कि किसी सब्सटेंस का यूज़ करना और उसकी आदत पड़ जाना, इसमें जैसा नशा होता है, कोई इंजेक्शन लेना है, इस टाइप का डिसऑर्डर एक इंडिविजुअल में हो जाता है। आगे बात करते हैं 4D से रिलेटेड। 4Ds इंक्लूड सम कॉमन फीचर्स। सबसे पहले डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजरस। डेविएंस का मतलब होता है विचलन, यानी कि नॉर्म से हटके, कोई चीज़ स्टैंडर्ड होती है उससे हटके। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डेविएंट, यानी डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल एंड इवन बिजारे। आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं, अगर हम उनसे हट के कुछ अलग तरह का काम करते हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम उसको डेविएंस कह सकते हैं। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, आपको कुछ ना कुछ अनयूजुअल व्यवहार इंडिविजुअल में दिख जाएगा, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं डेविएंस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू वन एंड टू अदर्स, तनाव में दिखना। डिसफंक्शन, डिसफंक्शन का मतलब है इंटरफेयरिंग विद वन्स एबिलिटी टू कैरी डेली टास्क इन कंस्ट्रक्टिव वे। फंक्शन से हटके, जो आपका यूजुअल फंक्शनल एबिलिटी है कुछ डेली काम करने की, उससे हटके अगर आप कुछ प्रॉब्लमेटिक काम करते हैं, दैट इज डिसफंक्शन। तो डेली रूटीन की जो हैबिट है, जो आप अच्छे से काम करते हैं, उस काम में कुछ बाधा आ जाए, दैट इज डिसफंक्शन। यानी जो काम आपका अच्छे ढंग से कर रहे हो उसमें आप अच्छे ढंग से ना कर पाओ ड्यू टू योर बिहेवियर, तो हम कह सकते हैं डिसफंक्शन। डेंजरस मीन्स टू एन इंडिविजुअल एंड अदर्स, दोनों के संदर्भ में हो सकता है कोई डेंजरस, खतरनाक, यानी इंडिविजुअल के लिए भी और दूसरों के लिए भी, यानी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंजाइटी, इसको हम दुश्चिंता बोलते हैं। डिफ्यूज, वेग, अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब है आशंका, डाउट, सस्पिशन, किसी ना किसी चीज़ की आशंका रहती हो, और आप कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर, दैट इज एंजाइटी, हिंदी में इसको दुश्चिंता कहते हैं। देन पैनिक डिसऑर्डर, recurrent anxiety attacks in which experiences intense terror, बार बार एंजाइटी का अटैक होना इंडिविजुअल पे, यानी कि बार बार वो दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इंटेंस टेरर यानी कि पैनिक, आतंक टाइप उसको अगर अटैक होते हैं एंजाइटी के, तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इंटेंस यानी कि तीव्र, गहन, शार्प, यू कैन से बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी के अटैक होते हैं, बार बार होते हैं, तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। एंजाइटी लो एक्टिविटी ऑफ गाबा, यानी कि एंजाइटी किस कारण होती है, जब बॉडी में गाबा जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है। गाबा का मतलब है गामा एमिनोबाइट्रिक एसिड। सिजोफ्रेनिया किस वजह से होता है, एक्सेस ऑफ डोपामाइन, यानी जो शरीर में हमारे जो डोपामाइन की बहुत अधिक मात्रा हो जाए, यानी कि एक्सेस ऑफ डोपामाइन, तब हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, या इस वजह से उसको सिजोफ्रेनिया होता है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं बहुत सारे, हम ये नहीं कह सकते किसी भी डिसऑर्डर के लिए कि एक ही कारण की वजह से उसको डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत सारे कारणों की वजह से भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन, लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। सिजोफ्रेनिया होता है एक्सेस ऑफ डोपामाइन और डिप्रेशन होता है लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, सिजोफ्रेनिया एस से होता है, उसका रीजन एक्सेस ऑफ डोपामाइन यानी डी से, और डिप्रेशन जो डी से होता है उसका रीजन है लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन यानी कि एस से। तो यानी कि SDDS, आप इसको ऐसे करके भी इजीली याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आपके साथ फिर हाजिर होंगे सीरीज सी में, उसमें हम अगले चैप्टर कवर करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको
कोई टर्म समझने में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है dropyfoki@gmail.com। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए साइकोलॉजी में या फिर फिजिकल एजुकेशन में तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। सीरीज से पहले मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज इतना ही। देखते सुनते समझते रहिए। बाय बाय।